हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिएगा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक शिक्षक के लिए हम लोग जो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जो आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आप देखेंगे ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। हम लोग आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठा के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे आपके बैच में जो तैयारी करा रहे हैं टेस्ट बैच में उसमें हो। ठीक है, चलेगा। जो ये क्लास आज 9 बजे नहीं हो पाई, ठीक है, किसी कारणवश ये क्लास कैंसिल होने वाला था, तो हम लोग सोचे आपका क्लास का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुबह से इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आज 10 बजे किए हैं, ताकि आप लोग का क्लास हो जाए करके। चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे। बात शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। अभी 10 बजे है तो किसी को जानकारी नहीं हो पाया ज़्यादा लोग को। तो बाकी एक वीडियो में बना के डालवा दिया था कि 10 बजे क्लास होगा करके। तो एक बार शेयर कर दीजिए, आज थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कि क्लास चल रही, सभी लोग ज्वाइन करे करके, या आपके जो भी ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिए। नीचे शेयर का बटन है, वहाँ से जाके कि सर का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो जिन लोग भी ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लीजिए करके, क्योंकि आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, तो पूरे अंतिम तक बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, बीच में कोई भी गैप नहीं करेगा ना। हाँ ठीक है, चलिए एक बात शेयर कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी आज नए देख रहे होंगे, चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आप लोग के अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। और ये आज जो कंप्यूटर की क्लास हुआ है, कितने लोग ने देखा है? चलिए बताइए तो। कंप्यूटर की जो क्लास हुआ है सुबह वाला, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? क्योंकि उसमें अभी ज़्यादा लोग नहीं देख पाए हैं, लगभग 200 लोग ही देखे थे। तो आपको कंप्यूटर की जो क्लास सुबह डाला है उसको डेली देखना है ना। आपको डेली एक एक क्लास डलेगा कंप्यूटर का भी। ठीक है, और लुसेंट का लाने वाले थे, उसको भी रोके हैं, अभी कंप्यूटर का करा रहे हैं, क्योंकि लुसेंट बाल विकास को इसमें कवर कर रहे हैं अभी करके, तो वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। अभी कंप्यूटर को इसमें डेली जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके व्यापक में बन सकते हो वो क्वेश्चन आपको कराए जाने, 20-30 क्वेश्चन, केवल 10 मिनट के वीडियो रहेंगे। केवल 10 मिनट का वीडियो है, तो आपको जरूर देखना है, उसको मिस नहीं करना है। हो सकता है वो 10 मिनट आपके लिए एग्जाम में 2-4 नंबर बना देना। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बन चुका है कंप्यूटर MCQ करके, जाके देख लीजिएगा अब। ठीक है, क्लास के बाद। चलिए स्टार्ट करें। तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और जो हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, हर क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी भी मौका है आपके पास, तो तैयारी को अपना चेक करने का, तैयारी को अच्छे से करने का। तो जिन लोग भी बैच में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा हमारा बैच। हमारा बैच केवल टेस्ट बैच नहीं है, हम आपकी पूरी कंप्लीट जवाबदारी लेते हैं, आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखने का। तो जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाला हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज या कॉल कर लीजिएगा और डिटेल ले लीजिएगा ना। बेहतर शानदार रणनीति, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग के जैसे रणनीति में कोई तैयार नहीं कराता। आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कहीं भी नहीं ढूंढ लीजिएगा, हम लोग के रणनीति में कोई काम नहीं करता जो आपके पूरे एग्जाम होने तक के जवाबदारी ले। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखने का यही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो कंटिन्यूटी बना कर रखेगा और व्यापम लेवल में जो प्रैक्टिस करेगा उसी का उद्धार होना है ना, याद रखिएगा। अभी भी ये क्वेश्चन जो आपको मैं तैयार करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ लीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो पुराने आए हुए हों वो मिल सकते हैं, बाकी आपको हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, रिहन लुसेन ये सब वाले बुक से, क्योंकि हम लोग वैसे किसी बुक का कॉपी नहीं करते, हम लोग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक का चालू करते हैं। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करेंगे। चलिए जुड़ रहे हैं बाकी लोग, चलिए जुड़ते जाइएगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, क्लास करके थोड़ा सा रुके हैं। चलेगा स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो केवल जन्मजात ऐसी कौन सी अक्षमता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंदबुद्धि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिएगा फास्ट आंसर करेंगे। देखिएगा, दृष्टि दोष ये तो बाद में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल जन्म से हो, कोई सी एक्सीडेंट से भी हो सकता है और कुछ से। ठीक है, ये तो ये कट गया। श्रवण दोष भी हो सकता है, मुख बधिर भी हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि ये केवल जन्मजात होती है। आप कोई बच्चा पैदा हो गया हो, उसका बढ़िया बुद्धि है, बाद में मंद बुद्धि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। केवल मंद बुद्धि बालक केवल जन्मजात ही होते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है? आंशिक दृष्टि दोष मतलब थोड़ा सा कम दिखता है उसको, तो उसका व्यवहार कैसा होता है आपको बताना है। वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। वह शिक्षक से अक्षर अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है। श्याम पट पर लिखे हुए नोट बुक पर
नहीं उतार पाता उपयुक्त सभी, तो इनमें क्या उनकी विशेषता है या क्या उनमें लक्षण दिखाई देते हैं जिनको आंशिक अल्प दृष्टि रहता है या आंशिक दृष्टि दोष रहता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता उनको। ठीक है, चलिए बताइए किसका सही आंसर। और क्या कितने लोग आज गए थे केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर वाला, जो मैं डिटेल डाला था उसको देख के आप लोग इंटरव्यू देने? बहुत लोग का नाम आया है, इंटरव्यू अच्छा गया होगा आप लोग का, लगभग 280 लोग पहुँचे थे। देखिए मैं इसीलिए बोला था कि आपको पहुंचना है करके, जिन लोग पहुंचे थे उनको बेनिफिट मिला है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का भी नाम टॉप में आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही वहाँ अच्छा कर सकते, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा भी जानकारी है आपको इंग्लिश में, थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप समझा पाते हैं अपनी बातों को इंग्लिश में, तो बहुत बेनिफिट रहता है केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, तो और भी अपडेट आएंगे तो आपको मैं अपडेट डालते रहूँगा, और जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय का आएगा तो ज़रूर पहुँचेगा हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, बस आपको इंग्लिश आना चाहिए हल्का सा। ठीक है, बाकी आपका हिंदी मीडियम वाला है तो भी एलिजिबल रहता है ना, डिटेल में आपको डाला था उसका। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए बताइए? जो आकृतियों का ज्ञान देंगे हम लोग दृष्टि दोष, ठीक है, जो देख नहीं पाते, मौखिक आख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृति के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो देख नहीं पाता बच्चा उसको कैसे आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? तो देखिए इसमें का क्षेत्र भ्रमण तो कट जाएगा, बच्चा देख ही नहीं पाता तो उसको घुमाने का क्या मतलब? ठीक है, तो क्षेत्र मिति तो कट, मतलब क्षेत्र भ्रमण तो कट गया, अब बच गया आपके पास आपका तीन ऑप्शन, तीन में से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कट गया क्योंकि इन दोनों में से आंसर आएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, उनको ब्रेल लिपि पढ़े ना, उसी प्रकार का अगर आकृतियों का ज्ञान कराना है तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा आप उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो दृष्टि दोष वाले बच्चों को याद रखिएगा, त्रिआयामी आकृतियों के द्वारा सिखाना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, पूरे अंतिम तक बने रहिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग किसी बुक से नहीं उठाते, मैं बार बार आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, कोचिंग वाले आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, जो 30 टेस्ट 40 टेस्ट बेचते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, मार्केट से 8-10 क्वेश्चन बुक उठा लेते हैं और उनमें से क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके टेस्ट बैच में डाल करके बेचते रहते हैं। तो ऐसे बेचने वाले, टेस्ट बेचने वालों से बचिएगा, 20 टेस्ट 25 टेस्ट वालों से ना। आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें ढूंढना है जो आपके एग्जाम तक का आपका सपोर्ट करे। तो हमारा बैच उसी रणनीति में बना है ना, ध्यान दीजिए जो नए लोग होंगे, हमारा बैच आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आज से लेकर एग्जाम तक चलता है हम लोग का बैच। निम्नलिखित में कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या डेसीबिंदु? चलिए बताइएगा, जो सुनने की क्षमता के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आ जाएगा डेसिबल। ठीक है, या आपका आइडियो का वो रहता है, ठीक है, मात्रा डेसिबल का हम लोग उपयोग करते हैं, कितने डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं, ऐसे करके बात पढ़ते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जिन लोग भी कंप्यूटर क्लास नहीं देखें देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेली आपको क्लास देखना है, कंप्यूटर की क्लास सुबह डल जाता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान उसको ऑन कर रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसका टाइमिंग फिक्स नहीं किए हैं, कभी भी वो डलता है, एक दिन में एक ठो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, ठीक है, एक टीचर है वो क्या करता है, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको भी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके साथ शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। देखिए अभी इसको काटते जाइएगा, कैसे आंसर काटेंगे? तनाव, तनाव तो बढ़ा नहीं देते तो कट गया। सहानुभूति विकसित, हमको कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाना है ना, सबको एक साथ लेके चलना, ये भी ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे, इसमें बाधा उत्पन्न, बाधा तो उत्पन्न कर ही नहीं सकती भैया, एक साथ ही पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके बीच बैठा के पढ़ाना, ठीक है, ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही ना। अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चनों का सेट आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, कहीं भी किसी यूट्यूब क्या आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते। ठीक है, जो नए क्वेश्चन पे आधारित हो, और नए वो भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित हो। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आए, तो उससे कितने प्रकार के और क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड वैसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे, श्रवण हाथ ठीक है, सुन नहीं पाता बच्चा, से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा का सामना क्या करते हैं, मतलब उनको क्या परेशानी होती है जो बच्चा सुन नहीं पाता अगर क्लास में है तो। दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में असक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो इनमें से देखिए ये सारे सही है ना, सब में दिक्कत होता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से किसमें दिक्कत होता है, क्या समस्या आती है इन चारों में से बताइएगा। जो बच्चा सुन नहीं पाता, श्रवण हाथ से ग्रसित है बच्चा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ये सबसे मुख्य है ना, ये सब बाकी नहीं खेलेगा तो भी चलेगा, पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये मेन समस्या आता है कि दूसरे के साथ संप्रेषण नहीं कर पाता, अपनी सूचनाओं को नहीं बांट पाता ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्लास आज लंबा चलेगा तो ध्यान दीजिएगा, क्लास आज 10 बजे स्टार्ट हुआ है, जिन लोग लेट से जुड़ रहे हैं इसमें सूचना डाल गया था, बाकी कल से 9 बजे ही होगा ना क्लास, और कंप्यूटर क्लास आपको डेली करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ दिन में और क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 क्लास होगा पर डे। ठीक है, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो बताना है 3 से 4 वर्ष तक, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या अभिप्रेरणा, कितने की अवधि तक बालक की दृष्टि और श्रवण ये दो पूर्ण विकसित है, मतलब बच्चा अच्छे से सुन सकता है, अच्छे से देख सकता है एकदम पूर्ण रूप से। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे आएगा ये क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये गलत है क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग को अगर कंफर्म पता चलेगा तो बताइएगा, बाकी ये मेरे को कंफर्म नहीं है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बना दिए थे लेकिन कंफर्म नहीं हो पाई इसका आंसर, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अभी तक के कोई। ठीक है, चलेगा, इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाणी दोष नहीं है, वो क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को कहीं मिल जाता है क्वेश्चन तो बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाणी दोष नहीं, कौन से इनमें से वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता। ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। इनमें से क्या चीज आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता ये बताना है। एक नज़र में तो लग रहा है कि सभी वाणी दोष के अंतर्गत आता है, लेकिन एक चीज नहीं है ना वाणी दोष के अंतर्गत, तो क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धीमा या तेज बोलना। वो तो अलग बात है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत भले ही आ जाएगा तेज बोलेंगे तो, लेकिन वाणी दोष नहीं आएगा। धीरा धीमे बोल सकते हैं, जोर से बोलते हैं, ये नहीं आता ना। बाकी आपका ये ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों वाणी दोष के अंतर्गत आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जिन लोग भी बीच में जुड़ते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जो नए बच्चे हैं, ताकि आपको क्लास जितना भी अपलोड हो आपको मिल जाए जानकारी। ठीक है, जिनको नोटिफिकेशन आया होगा उनको पता चल गया होगा कि आज क्लास 10 बजे है पहले से। चलेगा, 5वीं कक्षा के एक दृष्टि बाधित विद्यार्थी, उसके बारे में बताना है आपको। एक कक्षा 5 पर बच्चा जो देख नहीं पाता। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को पूरा करते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, कोई निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब पढ़ते ही समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। के साथ सामान्य रूप से ही व्यवहार करना, हमको किसी भी बच्चे के साथ अलग से व्यवहार विशेष रूप से नहीं करना है। सभी बच्चों के साथ, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या ना हो, आपको हमेशा हमेशा सामान्य व्यवहार ही करना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विकृत लिखावट, अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है ना, कई लोग का राइटिंग अच्छा नहीं बनता, उसके बारे में उनके संबंध में है। तो विकृत लिखावट के संबंधित लेखन की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, अच्छे से नहीं लिख पाता, तो वो कमी किसके अंतर्गत आता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही जवाब, 10वां का आंसर तुरंत आ गया, ऑप्शन नंबर ए डिसग्राफिया। देखिए ग्राफिया है, ग्राफिया ग्राफ शब्द जुड़ा है, मतलब आपका बनने को ग्राफ बोलते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो डिसग्राफिया। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, मतलब ये सब जो क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, ये किस में पाई जाती है? सामान्य औसत अधिगमकर्ता में, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में, या अधिगम योग्य बालकों में? किसमें ये चीज़ें पाई जाती है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। देखिएगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, पता नहीं आप लोग क्या सोच के नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा तो टारगेट ये था कि जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। फीस का कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं सपोर्ट करूँगा आपको। फीस का कोई इशू नहीं, आप जरूर बैच ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा, आपका डेली आपको पता चलेगा। आज का रिजल्ट नहीं डल पाया है ना, लास्ट टेस्ट का, कल वाले का आज डल जाएगा ना, क्या किसी कारणवश हम लोग थोड़ा सा काम था तो नहीं डल पाए। तो याद रखिएगा, आपको डेली पता चलता है आपको एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं, आपको कल और कितना तैयारी करना है, एक एक टॉपिक का आपको पता चलता है कि आपको और बुक बदलने की ज़रूरत है, कि आपको सेल्फ स्टडी काम नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि लास्ट में जो गलती होना है वो नहीं हो पाता। हम लोग आपको हर प्रकार की सुविधा देते हैं। तो एक बार आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किया, मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा एक बार, या आप डिटेल ले लीजिएगा, बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप एक टाइम नाश्ता नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन बैच ज्वाइन नहीं करेंगे तब आपको नुकसान होना है, बाद में आप पछताएंगे ना। और बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब में बोल रहा हूँ, आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, आप डिसपॉइंटेड नहीं होंगे। ठीक है, आप असंतुष्ट नहीं होंगे, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, चलेगा, इसका आंसर बता दीजिए। तो जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, समय रहते कर लें ज्वाइन, बाद में पछताना ही पड़ेगा ना। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम नियोग्य बालकों की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग अपने मित्र लोग को ऐड नहीं करवा रहे हैं तो आपका बेनिफिट आप लोग समझते नहीं हो। हमारा फीस आएगा करके बेनिफिट नहीं है, इससे आप और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में आप नाम देखते हैं ना, तो अपने मित्र लोग का रहता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है आपको, तो उनका कितना परसेंट आया तो मेरा आगे बढ़ाना है करके। तो इसलिए आपको अपने दोस्तों को, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए, सबको ज्वाइन करवाना है आज। चलिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर से कार्य करने के लिए माफ कर देना उचित है। उसके दैनिक जीवन में उसके माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए, उसे समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, आइडो सीडो की ज़्यादा सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं ना। चलेगा, तो 12 का सी आएगा, सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिसलेक्सिया संबंधित है, किस विकार से संबंधित है आपको बताना है। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। ठीक है, चलिए बता दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने बुक के लिए बनाए थे, बुक का रेडी हो चुका था। मैं आप बार बार बोलता हूँ, बहुत मेहनत करके हम लोग बुक तैयार किए थे, लेकिन हम लोग आप लोग का एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट ना हो, मार्केट से खरीदना ना पड़े करके आपको यहाँ टेस्ट बैच में करवा रहे हैं, और यहाँ करा रहे हैं ना, वो क्वेश्चनों का अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा करके। ठीक है, चलिए बता दीजिए, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन या व्यवहारिक विकार, किससे संबंधित बता दीजिए। डिसलेक्सिया, तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया ये आपके पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए, डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पठन विकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संगठन NIVH स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टि मतलब देखने वाला ना, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए संस्थान बनी है। शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में, कहाँ बताइए? NIVH, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए, तो इसलिए इसको भी करा रहे हैं, आपको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, याद रखेंगे, दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ है? देहरादून में। देखिए, आप अपने से कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किसी यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता तो इस टॉपिक में किस लेवल तक जाना है, तो हम लोग उस लेवल को मेंटेन करके क्वेश्चन कराते हैं ना। चलिएगा, आपका अरिहंत तो बुक ये सब में भी आपका ऐसा कोई लेवल मेंटेन नहीं है, जो पुराने क्वेश्चन है बस उसी को दे दिए हैं, तो उसी भरोसे मत रहिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग, ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग,
हम लोग साथ नए क्वेश्चनों से रिलेटेड करके वो आपको ले उतने ही ज़्यादा नंबर आएगा और लास्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से जितने बच्चे आज देख रहे हैं खुश होकर जाएंगे आप लोग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्या है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा दिखाई नहीं देता उसको, ठीक है, आंशिक रूप से देख पाता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। जो बच्चा थोड़ा कम दिखाई देता है उसको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोच के आंसर देना। चलिए फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत सारे क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें नियमित विद्यालय में रखेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे ताकि उनको असुविधा ना हो थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सके। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुनने में असमर्थ बच्चा। तो एक बच्चा है जो सुनने में असमर्थ है, वो अच्छे से सुन नहीं पाता, उसके बारे में आपको बताना है। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अच्छी बात है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय नहीं भेजा जाना चाहिए। तो चलिए बताइएगा क्या इसमें सही है। तो फिर से आप लोग ऑप्शन को हटाना स्टार्ट किया करें तो उससे क्वेश्चन सरल हो जाता है। देखिए तो हम लोग ने पढ़े हैं कि समावेशी शिक्षा देना मतलब अलग से उनको विद्यालय नहीं भेजना है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कट हो गया। और प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे ये भी हम लोग नहीं बोल सकते, बस आपके सामने दो ऑप्शन बच गए। अब जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए, ठीक है। तो इसका हमारा सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे ना। चलिए दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। अंतिम तक बने रहिए, कोई बीच मत छोड़िए, एकदम शानदार क्वेश्चन आया जैसा आपका एग्जाम में देखने मिलता है। जो कम गति से सीखने वाला बच्चा है, ठीक है, उन बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञान अर्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उनमें कक्षा में समायोजन करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। उन्हें केवल गणित में कठिनाई उत्पन्न होती है, उपयोग में से कोई नहीं। चलिए इसको भी हटाते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एकदम इजी आंसर। देखिए गणित में कठिनाई नहीं होती ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बात नहीं किया, कम गति से सीखने वाला बच्चा है। तो कम गति से जो बच्चा सीखे वो गणित में ही कठिनाई होगा, ये जरूरी नहीं है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं भी बीच कट जाएगा। समायोजन में कोई कठिनाई नहीं होती, नहीं, तो समायोजन से कम गति में सीखने वाले समायोजन के से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, कोई कठिनाई ऊपर नहीं होगी वाला बात नहीं, कठिनाई तो होगा, कम गति से सीखेगा मतलब, तो ये भी गलत है। इसका सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, ठीक है, जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते, तभी तो बच्चा कम गति से सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बड़ा है, पहले दो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आगे जाएंगे। कक्षा 5 के बच्चे में न्यून दृष्टि वाले हैं, तो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी था ना, कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए और सीधी के जरिए उनको पढ़ाना है, ठीक है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब जो कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या कोई आपके वंचित समूह के बच्चे हैं, उन लोग हमेशा भाग नहीं ले रहे हैं, एक ग्रुप बन गया उनका, उन लोग भाग नहीं ले किसी पार्टिसिपेट में, तो आपको क्या करना चाहिए। इस स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये दो ऑप्शन हो गए, दोनों गलत लग रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए करना चाहिए, तो छोड़ने के लिए कैसे बोलेंगे,
अपेक्षाएं कम करना चाहिए, गलत बात है, और स्वीकार कर लेना चाहिए वैसे ही रहें, ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 19 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जिन लोग भी देख रहे हैं आप लोग ये यकीन मानिए, अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से ऊपर आ चुके हैं ना, बाकी लोग से आप लोग हट चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल लोग से आप लोग आगे आ चुके हैं, अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो इतना भी बहुत है। ठीक है, और जिन लोग बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो फिर आंख मूंद क्या है कि आपको उसके बाद कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पूरा अंतिम तक आपकी तैयारी कंप्लीट रूप से एक रणनीति में चलेगी, एक एक पॉइंट आपके कवर कराए जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कल भी टेस्ट है, जिन लोग टेस्ट तक तैयारी नहीं किए, बैच में जो टॉपिक डलता है उसको तैयारी करके दिलाया करें ना कंप्लीट रूप से। वर्ग 2 का हिंदी का लास्ट टेस्ट है, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा, नया सब्जेक्ट स्टार्ट भी होने वाला है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में, ठीक है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि जो बच्चे सहजानुभूत सिद्धांत बनाते हैं किसी घटना के बारे में, उनके प्रति क्या करना चाहिए। चलिएगा, फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। जिन लोग पढ़ के आए होंगे उनको क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से लग रहा होगा, पता चला होगा बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन तो है ही नहीं, हम लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए नहीं हैं। ठीक है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? अभिसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार। तीन में से क्या होता है पठन वैफल्य? चलिए बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन आप लोग के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता को ही हम लोग पठन वैफल्य, मतलब पढ़ने में वो विफल हो रहा है, ठीक है, उसी से बना है पठन वैफल्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सिलेबस आपको कवर करा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गणित के क्षेत्र में दिव्यांगता, तो क्या है बताना है आपको। गणित के क्षेत्र में डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या जो अक्षमता है गणित के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल देखिए, याद करिए कैलकुलेटर क्या होता है, गणित से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सारे क्वेश्चन हर लेवल के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ दें। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बधिर विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है, तब आप उसे कक्षा में किस प्रकार पढ़ाएंगे? मतलब सभी बढ़िया नॉर्मल बच्चे, उसमें एक बच्चा जो देख नहीं पाता, ठीक है, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे बताइएगा, आप अपने हिसाब से सोच के ना। चार ऑप्शन आपके सामने, तीन ऑप्शन पहले भी देखते हैं। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। दो ऑप्शन और देखते हैं। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति की ही थी और कुछ नहीं कर सकते। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप क्या करेंगे बताइएगा। देखिए इसमें कुछ कुछ ऑप्शन तो हम लोग हटा सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी हटा दीजिए, नियति के अनुसार है करके हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, सहानुभूति करना ही नहीं मैं आपको बोला था। तो दो ऑप्शन आपके सामने बच गए, ए और डी। चलिए बता दीजिए ए और डी में क्या सही आंसर है। ठीक है, तो ए को भी छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए। आगे वाली पंक्ति हम लोग उसको बैठाएंगे क्योंकि बच्चा को दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा बढ़ूँ तो उसका सुविधा हो करके और उसकी गति के अनुसार थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है या सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने आ गया, चलिए पढ़िएगा, फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी आधे हुए हैं। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। ठीक है, आपके कक्षा में 5 बच्चे हैं, याद रखिएगा शारीरिक विकलांग वाले।
जो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे, खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। लाइव चैट में क्या करें, जिन लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं आपको लाइव चैट में ही आंसर देना रहता है ताकि हम लोग भी उसको रेगुलेट करते रहते हैं। और डेली 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे ही होगी ना। आज किसी कारण कैंसिल होना था तो कैंसिल मत हो, आपका नुकसान मत हो करके 10 बजे लेके आए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि अब उन्हें किसी भी खेल में विकलांग बच्चे हैं तो खिला देंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा भैया शारीरिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है। चलाघात, पठन वैफल्य, वाक समृद्ध या भाषाघात। भाषा अवबोधन, भाषा को समझ नहीं पाता बच्चा तो उससे क्या समस्या उत्पन्न होता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन 25 अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आप लोग जो क्वेश्चन अच्छा लगते हैं ना उसको अपने नोट्स में लिख लिया करें या 1-2 पेज धर के बैठा करें डेली। और हर क्लास का जो क्वेश्चन आपको और लगे कि इसको मैं भूल सकता हूँ फैक्ट वाइज तो उसको लिख लिया करें, फिर आप नहीं भूलेंगे। आप प्ले लिस्ट में बाकी क्लासेस हैं, एक बार जाकर उनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आप भूल सकते हैं उसको रिवाइज कर लिया करें बार बार। ठीक है, स्पीड बढ़ा के हफ्ते में एक दिन आपको जितने भी क्लास हो उसको रिवाइज करना है ना, स्पीड बढ़ा लिया करें, 2x स्पीड कर लिया करें यूट्यूब में और सुन लिया करें। 1 घंटे क्लास आपका 30 मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट का क्लास रहता है तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप 2 घंटे 3 घंटे देंगे तो संडे को पूरा जितना क्लास हुआ है एक हफ्ते का क्लास दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने आदत में डाल दीजिएगा। आज ठीक है, कल शनिवार संडे को, संडे के दिन क्या करना है आपको, जितने भी बाल विकास के क्लास निकालिएगा एक साथ उसको प्ले कर दीजिएगा 2x की स्पीड में, आपको 2 से 3 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा घात। ये विकार उत्पन्न हो जाता है जो भाषा और बोधन से संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है जो विकासात्मक विकास विकार है उसका उदाहरण नहीं है। आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघात जात तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कौन विकासात्मक विकार के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलता ना, जनरली किसी में दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बुक है, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया रहता है मेहनत करके नए नए थ्योरी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क घात। ये आपका विकासात्मक विकार नहीं है, बाकी सभी आपका विकासात्मक विकार हैं। आत्मविमोह, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके ए और सी और डी ये आपके विकासात्मक विकार के अंतर्गत आते हैं, आपका प्रमस्तिष्क नहीं आता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू किया गया था। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 1992, 1995, 1999, 2016। चलिए बताइएगा, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। याद रखेंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब आया था, 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है। चलिए, अति संवेदनशीलता बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, बोला है ना। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना, बिल्कुल सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, मतलब कई ऑप्शन रखो उनको सामने सीखने का। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। तो पढ़ते समय आपको समझ में आ गया भैया हमको बच्चों को मारना पीट का डांटना नहीं है तो फटकार लगाना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे ना। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। तो आप कैसे बच्चा कैसा व्यवहार करेंगे आप जान लेंगे कि इनमें कुछ कुछ अधिगम क्षमता पाई जाती है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड बदलना, अपमानजनक व्यवहार करना,
शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और शब्दों को सही ढंग से ना लिख पाना, या ए और बी दोनों? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने, क्या आपका अधिगम योग्यता को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना या शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, ये होता है हमारा अधिगम नियोग्यता के अंतर्गत। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। दो ऑप्शन पढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह किसी काम का नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जो आंशिक रूप से देख पाता बच्चा, उसके दो ऑप्शन और देखते हैं। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते होते इसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पुराना हम लोग किए हैं, उसी से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे वो नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, लगभग 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं जो आपके व्यापम लेवल पे है। सबको कराएंगे तो बाकी आपका टेस्ट बैच में कराएंगे, कुछ यहाँ कर लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये हम लोग तो ऐसी समावेशी शिक्षा को गलत साबित कर दिए, तो गलत हो गया। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा, उसे व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी निगेटिव हो गया। केवल व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है अगर हम लोग उसको थोड़ा सा उपयुक्त सुविधा दे दें तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन लोग भी नए होंगे चैनल में, बार बार बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी क्लास आपको डल रहे हैं पूरे छत्तीस, किसी भी यूट्यूब में ऐसे क्लासेस नहीं डलते हैं जो आपको पूरा सिलेबस कवर करें। हम लोग पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोग भी हिंदी का क्लास नहीं देखे, हिंदी पेडोलॉजी क्लास नहीं देखे, आपको जाना है प्लेलिस्ट में इसी चैनल का, वहाँ हिंदी पेडोलॉजी एमसीक्यू है, उसको पूरा देख लेना है, रट्टा मार लेना है कि क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका कंप्यूटर का क्लास करना है या बाल विकास का क्लास करना है, 3 सब्जेक्ट हम लोग आपके यूट्यूब में ही पूरा करा रहे हैं अभी। ठीक है, और बैच में अगर जिन लोग जुड़े होंगे उनका बेहतरीन तैयारी हो रहा होगा, यूट्यूब में देखो, वहाँ पढ़ो, टेस्ट दिलाओ। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा ना, मैं बार बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? फिर से बोला है लिखावट, लिखावट में विकृत टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है तो किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसग्राफिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। गणित के अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? बच्चा गणित में नियोग्यता है कि नहीं, इसको चेक करना है, किससे करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण या स्क्रीनिंग टेस्ट। इन चारों में से किससे आप गणित में जो कमज़ोर बच्चा है उसके बारे में जान सकते हैं? चलिए 33 का आंसर कमेंट करेंगे लाइव चैट में। अब पूरा देखा करें, आपको बीच में क्लास नहीं छोड़ना है। जिन लोग भी कंप्यूटर क्लास नहीं कर रहे उनको भी करना है ना, देख लीजिएगा, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि छूटना नहीं चाहिए। आपका रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, हमको रिजल्ट चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षा के जरिए आप गणित में अधिगम योग्यता का आकलन कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लगभग 40 मिनट हो गया, 10 मिनट और कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन हो फिर ख़त्म करेंगे ना क्लास, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते, यहाँ मजबूरी है हमारा भी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। शब्दों के अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर मतलब अक्सर चातुस्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। देखिए, आप क्रम में नहीं पढ़ पा रहे हैं अक्षर को, मतलब ए के बाद ए बी डी ऐसे कर दे रहे हैं, तो किसके अंदर आता है? देखिए, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कट हो गया, डिसकैलकुला गणित से संबंधित है, ये कट हो गया। दो आपके सामने आ गए, डिस्प्रेक्सिया और डिसलेक्सिया। जल्दी से बता दीजिए इन दोनों में से क्या हो। तो इसके देखिए, ये पढ़ने में अक्षमता हम लोग पढ़े हैं, तो ये हो जाता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त? सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न या सेरेब्रम डिसफंक्शन। इन चारों में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? एक बस से नहीं होता, बाकी 3 से होता है। क्या है बता दीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे 35 का।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक से नहीं होगा, बाकी ये संवेगात्मक विघ्न रहेगा तो भी आपका अक्षमता आएगी। व्यवहारगत विघ्न, सेरिब्रम डिसफंक्शन, तो अक्षमता आएगी ही आएगी, लेकिन सांस्कृतिक कारण के कारण नहीं आता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, देखिए आवाज़ बैठ जा रहा है ना आप लोग के लिए, आवाज़ बैठ जाता है, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपको दो चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने जितने भी दोस्त यार हैं सभी को बैच में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। उससे हम और भी बेहतर आप लोग कर पाएंगे, और भी बेहतर आपका रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है, ताकि आप किसी भी दिन मिस ना करें। चलिए 36 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अधिगम नियोग्यता क्या दर्शाता है? जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, एक स्थिर अवस्था है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, एक चर अवस्था है। जल्दी से बता दीजिए अधिगम नियोग्यता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्थिर अवस्था होती है अधिगम नियोग्यता, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, फिर खत्म करेंगे ना। चलिएगा बताइएगा, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशल में डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। चलिएगा तो काटते जाइएगा आप लोग। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन 2 बचे आपके सामने, अभी इन दोनों में से बताइए गतिक कौशल के अंतर्गत क्या आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया। याद रखेंगे, लेक्सिया आपके पढ़ने से संबंधित है, ये पठन से संबंधित है, ये आपके गतिक कौशल से संबंधित है, डिस्प्रैक्सिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं आज, ठीक है। इसमें बाकी आपका उसमें कराएंगे, आपके टेस्ट बैच में कवर कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 38, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो क्या कर रही है? सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी प्रति सहानुभूति विकसित करी क्या? चलिए ये गलत हो गया ना, सहानुभूति हमको नहीं करना है, तो ये ऑप्शन पहले से ही काट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य करे। बिल्कुल सही जवाब, इसी में ही मिल गया, हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। समावेशी शिक्षा भावना के अंतर्गत काम कर रही है, ठीक है। तनाव तो बढ़ा नहीं रही है, बाधा उत्पन्न नहीं करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 39 और 40 दोनों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए 39 देखते हैं पहले। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या डिस्थीमिया। तो क्या होता है, जो शारीरिक रूप से असक्षम बालक होते हैं उनके बारे में बताना है आपको। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग इसके बारे में। तो 39 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर, देखिए शारीरिक रूप में असक्षम बालकों में सामान्यतः क्या होता है। देखिए जो शारीरिक रूप से असक्षम है, किसी का हाथ नहीं चल पाने, उनको लिखने में दिक्कत आता है, वो राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डिसग्राफिया की समस्या आती है, कैलकुलेशन करने में नहीं आता, ठीक है, या पढ़ने में नहीं आता, डिस्थीमिया में भी नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका सी है इसका सही आंसर, डिसग्राफिया लिखने में समस्या होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है, बताना है किस समस्या के कारण वो सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, ठीक है। तो क्या डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिसमॉर्फिमिया, डिसलेक्सिया। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए डिसलेक्सिया ये दोनों में दे दिया ना, ए और डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ए भी इसका सही है, डी भी सही है ना, 2 बार लिखा गया, तो बी और सी नहीं आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो चलिएगा इतने ही क्वेश्चन आज किए हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन आपके टेस्ट बैच में कवर होंगे। तो जिन लोग भी बैच नहीं ज्वाइन किया, बहुत ही जरूरी है आपको बैच ज्वाइन करना, लास्ट में पछतावा ना हो। बार बार ये चीज़ मैं समझाता हूँ, अपने दोस्तों को भी समझाइए जिन लोग ज्वाइन नहीं किए। कोई रिस्क मत लीजिए यार, इतना कम फीस में हम लोग तैयारी कराएं, तो फीस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीस को मत देखिए आप लोग, एक सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, हमको भी रिजल्ट चाहिए, इसे आपको जीत कर हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 12,000 सिलेक्शन होना है, तो हम लोग को कम से कम 8 से 10,000 बच्चे तो हमारे सिलेक्शन हो, ठीक है। ये सभी बच्चे हमसे जुड़े, बेहतर रणनीति में तैयारी करें, ठीक है।
तो जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए देख लीजिएगा, फीस का कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना पैसा उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर देते हैं आपके फीस को, जैसा भी हो जाता है। तो आपको तैयारी पे फोकस करना है, सिलेक्शन पे। हम लोग आपका ऐसा तैयारी कराते हैं कि आपका एक एक टॉपिक की कमियां आपको पता चलेगा, और एक एक टॉपिक के जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो एग्जामिनर सोच सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग कराने की कोशिश करते हैं। तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए ना, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और कंप्यूटर का क्लास नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर का क्लास मिल जाएगा। हिंदी का क्लास नहीं देखा जाइए, हिंदी का मिल जाएगा। दोनों को कवर करके रखिएगा, कंप्यूटर, हिंदी, बाल विकास, 3 सब्जेक्ट आपका इसमें कवर हो जाना चाहिए। और टेस्ट बैच में जो चल रहा है बाल विकास और हिंदी, उसको भी डेली आपको टेस्ट दिलाना है, कवर करना है। जो भी बैच में डल रहा है उसको देखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के ऑल द बेस्ट। कल सुबह डल जाएगा कंप्यूटर की क्लास, उसको भी देख लीजिएगा। और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा, ये वाला नंबर देख लीजिए, 75 83 86 44, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए कि डिटेल दिखाइए करके, या कॉल करके बात कर लीजिए पर्सनली मेरे से, ठीक है। चलेगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 10 के सब्सक्राइबर आपको पहुंचाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल 8.57 तक हुआ था। इसको जल्दी से 10 के पहुंचाइए, आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं फिर। शेयर कर दीजिए क्लास को जाते जाते ना।